प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में देश में आयोजित होने वाले अब तक के सबसे बड़े वैश्विक टेक्सटाइल कार्यक्रम में से एक भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर आयोजित एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने भारत टेक्स 2024 में सभी का स्वागत किया और कहा कि आज का अवसर विशेष है क्योंकि ये कार्यक्रम भारत के दो सबसे बड़े प्रदर्शनी केंद्र भारत मंडपम और यशोभूमि में हो रहा है। उन्होंने लगभग 100 देशों के 3,000 से अधिक प्रदर्शकों और व्यापारियों तथा लगभग 40,000 आगंतुकों के समागम में सराहते हुए कहा कि भारत टैक्स इन सभी को एक मंच प्रदान करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का कार्यक्रम कई आयामों को अंगीकार करता है क्योंकि भारत टैक्स का ये सूत्र भारतीय परंपरा के गौरवशाली इतिहास को आज की प्रतिभा से परंपराओं के साथ प्रौद्योगिकी के जोड़ता है और ये स्टाइल निरंतरता, दायरे और कौशल को एक साथ लाने का सूत्र है। उन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत के एक महान उदाहरण के रूप में भी इस आयोजन का जिक्र किया जिसमें पूरे भारत की असंख्य वस्त्र परंपराओं को शामिल किया गया है। उन्होंने भारत के वस्त्र परंपरा की गहराई, जिजीविषा और क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए कार्यक्रम स्थल पर आयोजित प्रदर्शनी को भी सराहना की। आपकी पूरी मदद करेगी। इसमें तो ताली बजनी चाहिए ना भाई। लेकिन अभी भी मुझे लगता है जी, आपके जो भी एसोसिएशन हैं वो भी बिखरे हुए हैं। उनको भी एक पूरी तरह एक जोड़ करके कैसे बनाया जा सके। वरना क्या होता है, एक सेक्टर का लोग आता है, वो अपनी मुसीबत बता करके रोना रो करके सरकार के कुछ लेके भाग जाता है। फिर दूसरा आता है, वो उससे बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, वो कहता है ये चाहिए। तो इतने कॉन्फ्लिक्ट वाली चीजें आप लोगों की तरफ से आती है, तो एक को मदद करती है तो दूसरे को घाटे में डाल देती है। अगर आप सब मिलकर के कुछ चीजें लेकर के आते हैं तो चीजों को कॉम्प्रिहेंसिव वे में आगे बढ़ाया जा सकता है, और मैं चाहता हूं कि आपने इस पर सोचना चाहिए। दूसरा, दुनिया में जो बदलाव आ रहे हैं, हम उन बदलावों में सदियों से आगे हैं। जैसे पूरा विश्व होलिस्टिक हेल्थ केयर, होलिस्टिक लाइफस्टाइल, वो खाने में भी बैक टू बेसिक पर जा रहा है, वो रहन सहन में बैक टू बेसिक पर जा रहा है, और इसलिए वो कपड़ों में भी बैक टू बेसिक की तरफ जा रहा है। वो 50 बार सोचता है कि मैं जो कपड़े पहनूंगा उस पर किस केमिकल वाला कलर है, उसको टेंशन दे देता है। वो चाहता है क्या नेचुरल कलर का बना हुआ कपड़ा मिल सकता है क्या। उसको लगता है नेचुरल कलर में बनाया गया कपास और उसमें से बना हुआ धागा, कोई भी प्रकार का कलर न लगाए हुए मुझे मिल सकता है क्या। यानी दुनिया बहुत अलग मार्केट है, अलग मांग है। हम क्या करते हैं कि भारत स्वयं में इतना बड़ा मार्केट है, भले ही लोग कपड़ों की साइज छोटी मोटी करते रहते हो, लेकिन फिर भी मार्केट तो बड़ा है ही है, 2-3 इंच कम हो जाएगा। और इसलिए बाहर देखने की इच्छा ही नहीं होती। ये साइकी जो है ना, भारत में इतना बड़ा मार्केट है, मुझे क्या जरूरत है, मेहरबानी करके आज के इस एग्जीबिशन के बाद उससे बाहर निकलिए। क्या आप में से किसी ने स्टडी किया है अफ्रीकन मार्केट में किस प्रकार का कपड़ा चाहिए, किस प्रकार का कलर कॉम्बिनेशन चाहिए, किस प्रकार का साइज चाहिए? हम नहीं करते। वहां से किसी ने मंगवाया, ऑर्डर दे दिया, कर दिया, अलग बात है। मुझे याद है अफ्रीका के लोगों को जो कपड़े पहनते हैं तो थोड़ी चौड़ाई कपड़े की ज़्यादा चाहिए। हमारे यहाँ जो चौड़ाई होती है वो हमारे लोगों के साइज पे होती है, तो हमारा तो कुर्ता बन जाएगा, लेकिन उनका नहीं बनता है। तो हमारे सुरेंद्रनगर के एक व्यक्ति ने
उस पर कोशिश की और उसने, वो हाथ से बनाता था, कपड़ा बुनकर था, उसने अपना साइज बढ़ा दिया और बड़ी बीथ वाली उसने कपड़ा बनाना शुरू किया और उस पर पेंटिंग भी उन लोगों को जैसे रंग भांति भांति के कलर चाहिए थे उसने किया। आपको हैरान होगा, अफ्रीका के मार्केट में उसका कपड़ा बहुत पसंद, क्योंकि बीच में सिलाई की जरूरत नहीं थी, एक जगह पर सिर्फ सिलाई कर दी, उसके कपड़े बन जाते थे। अब ये थोड़ी रिसर्च करें। मैं अभी एक एग्जीबिशन देख रहा था, मैंने कहा दुनिया में, पूरे यूरोप में जिप्सी समाज बिखरा हुआ है। आप अगर जिप्सी के लोग जो कपड़े पहनते हैं उसको बारीकी से देखेंगे तो हमारे यहाँ नेचुरल कोर्स में जो पहाड़ों में पहने जाने वाले कपड़े हैं या हमारे यहाँ राजस्थान के, गुजरात के सीमावर्ती इलाकों में करीब करीब उससे मिलते जुलते हैं। उनकी कलर की चॉइस भी वैसे ही है। क्या कभी किसी ने कोशिश करके जिप्सी लोगों की रिक्वायरमेंट के अनुसार कपड़े बना करके बहुत बड़े मार्केट को कैप्चर करने के लिए सोचा है क्या? ये मैं बिना रॉयल्टी एडवाइस दे रहा हूं। हमने सोचना चाहिए जी, दुनिया को इन चीजों की जरूरत है। क्या हमारे यहाँ, अब मैंने देखा कि इसमें केमिकल वाले नहीं है इस पूरे एग्जीबिशन में। मुझे बताइए, कोई भी कपड़ा केमिकल वालों की मदद के बिना बाजार में काम आएगा क्या? लेकिन आपकी सप्लाई चेन में केमिकल वाला नहीं है। अच्छा होता वो भी होता, और कंपटीशन हो कि नेचुरल कलर कौन प्रोवाइड करता है, वेजिटेबल से बने हुए कलर कौन प्रोवाइड करता है, और हम दुनिया को उसका मार्केट कर। हमारी खादी में दुनिया में जाने की ताकत पड़ी है जी। लेकिन हम आजादी के आंदोलन या नेताजी लोगों के चुनाव का ड्रेस कोड वहीं तक सीमित कर दिया खादी को। मुझे याद है 2003 में मैंने एक बहुत बड़ा पराक्रम किया था। पराक्रम में कह रहा हूं कि मैं जिस लोगों के बीच में रहा हूं और जिस बैकग्राउंड में जिया हूं, तो इसको पराक्रम ही कहा जाए। 2003 में पोरबंदर में 2 अक्टूबर को मैंने फैशन शो किया। अब हमारे देश में आज भी कहीं फैशन शो करो तो 4-6 लोग तो झंडा लेकर के विरोध करने के लिए आ जाते हैं। 2003 में क्या हाल हो गया आप कल्पना कर सकते हैं। और मैंने गुजरात के इंस्टीट्यूट ऑफ NID के जो लड़के थे उनको थोड़ा समझाया। मैंने कहा मुझे 2 अक्टूबर को ये खादी जो नेताओं का कपड़े है ना उसमें से बाहर निकालना है। ये सामान्य जनता के कपड़ों में मुझे बदलाव लाना है। थोड़ी मेहनत की और मैंने गांधीयन, विनोबा जी के साथ काम करने वाले सारे गांधीयन लोगों को बुलाया। मैंने कहा बैठो यहाँ देखो। और वैष्णव भजन तो तेने रे कहिए वो गीत चलता था, वो पर फैशन शो चलता था और सारे यंग बच्चे आधुनिक खादी के वस्त्र पहन करके आए। तो मुझे बालजी, विनोबा जी के एक साथी थे बालजी, वो अब तो रहे नहीं रहे, वो मेरे साथ बैठे, बोले हमने तो कभी खादी का ये सोचा ही नहीं पहलू, यही सच्चा रास्ता है बोले। और आप देखिए नए नए प्रयोगों का परिणाम क्या है कि खादिया कहां पहुंच गया है। ये अभी तक ग्लोबल तो बना नहीं है, अभी तो हमारे देश में गाड़ी चल रही है। ऐसे बहुत सी चीजें हैं साथियों जिस पर हमने सोचना चाहिए। दूसरा, क्या भारत जैसे देश में जो टेक्सटाइल के इतिहास में दुनिया में उसके फुटप्रिंट बहुत ताकतवर है। ढाका की मलमल की हम चर्चा करते थे जी, अंगूठी से पूरा थान निकल जाता था, ऐसा समझाते थे। अब क्या कथाई सुनाते रहेंगे क्या? क्या हम टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए मशीन मैन्युफैक्चरिंग, उसके लिए रिसर्च, हमारे IIT के स्टूडेंट्स, हमारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, इवन कभी अनुभवी लोग बहुत सी चीजें करते हैं। आपके सामने डायमंड इंडस्ट्री का उदाहरण है। डायमंड क्षेत्र के लोगों ने
जो जो मशीन रिक्वायरमेंट थी उसकी सारी चीजें यहां डेवलप की है। और डायमंड इंडस्ट्री का काम, कटिंग एंड पॉलिशिंग के काम में भारत में बनी हुई मशीन काम में आ लगी है। क्या टेक्सटाइल के क्षेत्र में हम उस प्रकार से मिशन मोड में, और एक आपका एसोसिएशन बड़ी कंपटीशन करे कि जो नया मशीन, सरल मशीन, कम बिजली उपयोग करने वाला, ज्यादा प्रोडक्शन करने वाला, वैरायटी ऑफ चीजें बनाने वाला मशीन लेके आएगा, उसको इतना बड़ा इनाम देंगे। क्या नहीं कर सकते क्या आप लोग? पूरी तरह नए सिरे से सोचो दोस्तों। आज हम सोचे कि दुनिया में हमारे मार्केट के लिए उनके चॉइस का हम पूरा सर्वे करें, स्टडी करें, रिपोर्ट जारी करें। भाई अफ्रीकन देशों में इस प्रकार के टेक्सटाइल की जरूरत है, यूरोपियन कंट्रीज को इस प्रकार के टेक्सटाइल की जरूरत है, जो लोग हेल्थ कॉन्शियस है उनको इस प्रकार की जरूरत है। हम क्यों न बनाए? क्या दुनिया में मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए लोगों को हॉस्पिटल, ऑपरेशन थिएटर वगैरह में जो कपड़े पहनने होते, बहुत बड़ी, यानी एक बार उपयोग करो फेंक देना होता है, यानी उसका मार्केट बहुत बड़ा है। क्या कभी दुनिया को हमने एक ब्रांड बनाई कि भारत से बनी हुई ये चीज एश्योर्ड है कि आप हॉस्पिटल में कितना ही बड़ा ऑपरेशन करना है, ये पहन के जाइए, पेशेंट को कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। क्या हम इतना ब्रांड बना सकते हैं? यानी ग्लोबली सोचिए साथियों, भारत का ये इतना बड़ा क्षेत्र है और भारत के करोड़ों लोगों का रोजगार इससे जुड़ा हुआ है। हम कृपा करके दुनिया से आई हुई फैशन को फॉलो न करें, हम दुनिया को फैशन में भी लीड करें। और हम फैशन की दुनिया में पुराने लोग हैं, नए लोग नहीं है जी। आप कभी कोणार्क के सूर्य मंदिर जाएंगे, सैकड़ों साल पहले उस कोणार्क के सूर्य मंदिर की जो मूर्तियां हैं, उन मूर्तियों ने जो कपड़े पहने हैं, आज के मॉडर्न युग में भी जो बहुत मॉडर्न कपड़े लगते हैं, वो सैकड़ों साल पहले पत्थर पर उकेरे गए हैं। आप जो हमारी बहनें पर्स लेकर के घूमती है ना, लगता है बहुत बड़ी फैशनेबल है, सैकड़ों साल पहले कोणार्क के पत्थरों की मूर्तियों में वो आपको दिखाई देगा। हमारे यहां अलग अलग इलाके की पगड़ी क्यों आई होगी भाई? हमारे यहां कभी कोई महिला वस्त्र पहनते समय अपने पैर का 1 सेंटीमीटर भी हिस्सा कोई देख ले पसंद नहीं करती थी। उसी देश में कुछ लोगों का कारोबार ऐसा होता था कि उनको जमीन से 6-8 इंच नीचे कपड़े पहनना जरूरी था, तो उनके लिए वो फैशन चलती थी हमारे देश में। जो पशुपालन का काम करता था, उनके कपड़े देख लीजिए। मतलब भारत में प्रोफेशन के अनुकूल कपड़े, उस पर सैकड़ों सालों से काम हुआ है। अगर रेगिस्तान में है तो उसके जूते कैसे होंगे? शहरी जीवन है तो जूते कैसे होंगे? खेत में काम करने वाला है तो जूते कैसे होंगे? पहाड़ में काम करने वाला होगा तो जूते कैसे होंगे? आपको सैकड़ों साल पुरानी डिजाइन आज भी इस देश में उपलब्ध है। लेकिन हम हमारे इतने बड़े क्षेत्र पर जितनी बारीकाई से सोचना चाहिए, हम नहीं सोच रहे हैं। और साथियों, ये काम सरकार को कतई नहीं करना चाहिए, वरना गुड़ का गोबर करने में हम लोग एक्सपर्ट है। सरकार जितनी बार, मेरा तो मत है, लोगों की जिंदगी में से सरकार को मैं निकाल देना चाहता हूं जी। खास करके मध्यम वर्ग परिवार की जिंदगी में सरकार टांग अड़ाए, मुझे मंजूरी नहीं है। आरे दिन हर कदम पे सरकार, क्या जरूरत है? हम ऐसे समाज की रचना करें जहां सरकार की दखल कम से कम हो। हाँ, गरीब को जरूरत है, खड़े रहना चाहिए, उसको पढ़ाना है पढ़ाना चाहिए, उसको अस्पताल की जरूरत है देना चाहिए। बाकियों की जो टांग अड़ाने वाला सरकार की आदत है ना, मैं उसके खिलाफ 10 साल से लड़ाई लड़ रहा हूं और आने वाले 5 साल में तो पक्का करके रहूंगा।